कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, ये गुनगुनाती, मुस्कुराती, खिलखिलाती सुबह एक संदेश दे रही है कि आप हौसले के साथ अपने कृषि कार्यों में जुट जाएं और निसंदेह आप जी जान से अपने कृषि कार्यों में जुट भी जाते हैं। तो काम पर जाने से पहले कृषि संबंधी ढेर सारी नई जानकारियाँ हासिल कर लीजिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अगली कृषि क्रांति के लिए कृषि विश्वविद्यालय हो तैयार। जलवायु परिवर्तन में खुद को ढालते पशु। मछली पालन के लिए सौर चालित नाव और ऊंट की कार्यप्रणाली पर विशेष सर्वेक्षण। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। हमारी कृषि मौसम से जुड़ी है और हमने विकट परिस्थितियों में भी इससे भरपूर उत्पादन लिया है। अभी इसी क्षेत्र में अगला पड़ाव यानी दूसरी कृषि क्रांति आने को है। इस कृषि क्रांति में कृषि राज्य विश्वविद्यालयों की निर्णायक भूमिका होगी। पेश है इस तथ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट। राज्य स्तर पर स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों ने न केवल राज्यों की कृषि व्यवस्था में सुधार किया है, बल्कि पूरे राष्ट्र को संपन्नता दी है। माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार श्री प्रणब मुखर्जी का विकास गरीबी से लड़ने का प्रभावी साधन है। इसके लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को आगे आना होगा। उन्हें कृषि स्नातकों कृषि विकास से जुड़ी शिक्षा देनी होगी। इन कृषि विश्वविद्यालयों को दूसरी कृषि क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। स्पष्ट हो कि भरपूर कृषि उत्पादन आज भी हमारी प्राथमिकता है। बढ़ता तापमान न केवल मनुष्य जाति के लिए घातक है, बल्कि हमारे पशुओं को भी चोट कर रहा है। एक हालिया शोध बताती है कि पशुओं ने भी स्वयं को इसके अनुकूल ढालना शुरू कर दिया है। पेश है इस तथ्य से जुड़ी एक शोधपरक रिपोर्ट। वैज्ञानिक शोध बताती हैं कि पालतू जीवों ने अपने आप को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शोध रिपोर्ट के अनुसार कृषि से जुड़े पशुओं में यह ताप अनुकूलता विशेष तौर पर देखी जा रही है। एक शोधपरक अध्ययन में पाया गया है कि एक कक्ष जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस ताप था, 50% आर्द्रता थी, में संकर नस्ल करण फ्रीज के बछड़ों को रखा गया तो वह प्रारंभ में कसमसाए, मगर बाद में उन्होंने अपने आप को इसके अनुकूल डाल लिया। उनमें HSP 72 प्रोटीन स्तर की बढ़ोतरी हुई, जो उन्हें परिस्थितियों से निपटने में सहायक थी। समुद्री मछली पालन में मछली पकड़ना एक सहज प्रक्रिया नहीं है। इसे देखते हुए एक कम लागत वाली सौर चालित नाव तैयार की गई है। परीक्षण के तौर पर कारगर इस अनोखी नाव की शोध सफलता यूं है। दूर दूर तक अथाह जल समाये इस सागर में खाद्य सुरक्षा के पहरेदार जल जीव पनप रहे हैं। आमतौर पर जल जीव पालन के लिए प्रयुक्त नाव ऊर्जा की खासी खपत करती है। इसको देखते हुए कोची स्थित केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक सौर चालित नाव तैयार की गई है। 3.6 मीटर लंबी यह नाव सौर ऊर्जा ग्रहण कर गति करती है। परीक्षण में पाया गया है कि यह सौर चालित नाव जल, कृषि, परिवहन, जल पर्यटन आदि के लिए उपयोगी है। नाव में प्रयुक्त ईंधन आवश्यक चूंकि पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण होता है, अतः यह प्रारंभिक है, सस्ती है और पर्यावरण हितैषी है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट न केवल सवारी बल्कि भार वाहक के तौर पर भी कामयाब हो रहा है। इस संदर्भ में बीकानेर में हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर पेश है ये रिपोर्ट। बगटूट दौड़ता यह ऊंट रेगिस्तान की धरती का प्रतीक बना हुआ है, तभी तो यह रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसकी भारवाहक क्षमता पर विशेष परीक्षण किए हैं। इस संदर्भ में कुछ समय पूर्व बीकानेर जिले की 7 तहसीलों में ऊंट पालकों की कार्यप्रणाली की जांच की गई। सर्वेक्षण में पाया गया है कि यहाँ के 70.52% ऊंट पालक अपने ऊंटों को 4 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही काम पर लगा देते हैं, जबकि एक वर्ग ऐसा भी था जिसमें 3 वर्ष के ऊंट से भी भार उठवाया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 76.82% नर ऊंट भारवाहक के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि मात्र 23% मादा ऊंट इस कार्य में लगाई गई। ऊंट पालक ग्रामीण स्तर पर ऊंट गाड़ी चलाकर खासी आय भी ले रहे हैं। मौसम बदलाव तो ले रहा है और आपको इसके अनुरूप करनी होंगी कृषि क्रियाएं। आइए जाना जाए कि क्या कहता है कृषि मौसम।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में बरसात होने से इन इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बाजार की ओर चल पड़े हैं कृषि उत्पाद बेचने, मगर क्या आपने संभावित भाव भी जान लिए हैं? आइए हम आपकी मदद किए देते हैं और जानते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे कृषि उपज के ताजा मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल कछार असम की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2000 रुपये से अधिकतम मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक। जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर 13,000 रुपये से 13,200 रुपये। बारगढ़ ओडिशा 2,400 रुपये से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। खतरा पश्चिम बंगाल 2,450 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं मंगरोल गुजरात की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1,650 से 1,675 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा राजस्थान 1,411 रुपये से 1,711 रुपये प्रति क्विंटल। गोंडा उत्तर प्रदेश की मंडी में 1,400 रुपये से 1,420 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तेल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की मंडी में न्यूनतम मूल्य 8,000 रुपये से अधिकतम मूल्य 8,666 रुपये प्रति क्विंटल। कछार असम 9,200 से 9,800 रुपये। जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर 9,000 से 9,200 रुपये। मसूर दाल जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर 6,600 से 6,700 रुपये। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 6,000 से 8,000 रुपये। धान गोपालावरम आंध्र प्रदेश 1,300 से 1,345 रुपये प्रति क्विंटल। देगम गुजरात 1,100 से 1,300 रुपये। उसिलम पट्टी तमिलनाडु 1,500 से 1,600 रुपये प्रति क्विंटल। अब एक नज़र डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। अनानास उदयपुर राजस्थान की मंडी में 1,350 से 3,650 रुपये। सरहिंद पंजाब 2,500 से 3,000 रुपये। झज्जर हरियाणा 2,000 रुपये। तरबूज नूह हरियाणा 1,000 रुपये से 1,200 रुपये। कोडोंटी केरल 2,300 से 2,500 रुपये। नाभा पंजाब 500 से 900 रुपये। खीरा झज्जर हरियाणा की मंडी में 800 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। तलाला गिर गुजरात 1,350 से 1,360 रुपये। पाला केरल 2,000 रुपये से 2,400 रुपये। प्याज बारगढ़ उड़ीसा 1,800 रुपये से 1,900 रुपये। अमृतसर पंजाब 1,300 से 2,100 रुपये। गोंडा उत्तर प्रदेश 1,900 से 2,000 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन कोडोंटी केरल 4,800 रुपये से 5,000 रुपये। बटाला पंजाब 2,600 रुपये से 2,800 रुपये। नरवाला जम्मू जम्मू और कश्मीर 3,500 से 4,000 रुपये। अदरक नारायणगढ़ हरियाणा 6,000 रुपये।
फिरोजपुर सिटी पंजाब 10,000 रुपये से 12,000 रुपये, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 7,000 रुपये से 9,000 रुपये, मिर्चलाल समाना पंजाब 5,500 रुपये से 8,500 रुपये, कोविलपट्टी तमिलनाडु 5,100 रुपये से 7,000 रुपये। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। जमाखोरों पर सरकार की कस्ती नकेल के कारण प्याज तथा अन्य सब्जियों की आवक बढ़ने लगी है। भले ही वह उपभोक्ता को मनचाहे मूल्य पर नहीं मिल रही, मगर जरूरत है तो उपभोक्ता की। वहीं दोयम दर्जे की चीनी में गिरावट है, मगर बढ़िया चीनी पूर्व स्तर पर टिकी हुई है। इसी प्रकार गुड़ का दबा स्टॉक भी बाहर आ रहा है। खेती की खबरों में आज बस इतना है। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन दुखद बात यह है कि भूमिगत जल स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। एक खुशी की बात यह है कि दूषित जल यानी मल जल का शुद्धिकरण करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। किस प्रकार से बनाया जा रहा है, आइए देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। हमारी धरती का 2/3 भाग ऐसा है जो कि पानी से घिरा हुआ है और 65% क्षेत्र ऐसा है जहाँ की सिंचाई का काम बादल करते हैं। बादल बरसे तो बरसे, ना बरसे तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। ऐसी दशा में हमको सिंचाई के वो साधन तलाशने होते हैं जो एक तरीके से अच्छी सिंचाई कर सकें। पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं, क्योंकि सिंचाई के लिए हमको तलाशने होंगे नए विकल्प। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऐसे ही एक विकल्प की तलाश की है। और ये विकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कोई पानी व्यर्थ जा रहा है, जो नाले में व्यर्थ जा रहा है, आसपास के क्षेत्र से व्यर्थ जा रहा है, उसकी उन्होंने एक तरीके से शोधन करके और सिंचाई योग्य पानी बनाया है। अब ये पानी क्या है, किस तरीके से ये पानी तैयार हुआ और इस पानी में क्या कुछ मिलावट थी जिसको कैसे दूर किया गया, ये अपने आप में एक ऐसी सोच है जो कि किसान को उत्साहित करती है कि कम से कम उसके लिए सिंचाई का पानी तो उपलब्ध होगा। और ये विकल्प तैयार हुआ। यहाँ का जो जल संस्थान है, यानी कि जिसमें वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर जिसको कहते हैं, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, उस केंद्र की जो परियोजना निदेशिका हैं डॉक्टर रविंदर कौर, उन्होंने इस दिशा में कार्य किया। उन्हीं की ये सोच थी। ये सोच क्या थी और किस तरीके से क्रियान्वित हुई, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सूरज की तपिश से पपड़ाए इन खेतों को इंतजार है नमी का। अब चाहे बदरा बरसे या हो सिंचाई, मानसून रूठा है, सिंचाई जल भी नदारद है। ऐसे में एक अनोखा विकल्प सामने आया है, गदराते नाले में बहता मलजल। आंकड़ों की भाषा पढ़ी जाए तो विश्व स्तर पर 200 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की प्यास बिगड़ा पानी मिटाता है। भारत तीसरा बड़ा देश है जहां अनुमानित 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिना शोधित बिगड़े जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। पर क्या हर बिगड़ा पानी सिंचाई के लिए प्रयुक्त है? निश्चित ही नहीं। बिगड़े पानी की एक बड़ी मात्रा वह भी है जो भारी धातु, विषाक्त तत्व और अजैविक वस्तु आदि को संजोए हुए है। जब यह जल कृषि योग्य भूमि में पहुंचता है तो उसी का स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। धरती कराह उठती है, बीज घायल और फसल चौपट। कुल मिलाकर चोट किसान की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर। इसी सोच को सफलता के पंख देती हुई नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक गौरवशाली देशज कीर्तिमान स्थापित किया। संस्थान के परिसर में एक मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई। गत सप्ताह 2 जुलाई 2014 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस सफलता का अवलोकन किया। डॉक्टर कौर, जहाँ तक बात आता है पानी की सिंचाई का, निश्चित तौर पर इस समय देश में पानी की उपलब्धता बहुत ही कम होती जा रही है। और इस दशा में जो हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, उस विकल्प में जो आपके यहाँ एक ये नया विकल्प ढूंढा हुआ है, ये क्या विकल्प है और किस तरीके से ये सोच बनी कि ये पानी यहाँ तक लाया जाए? ये विकल्प ऐसा है कि देश विदेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि न केवल हिंदुस्तान में पर देश विदेशों में पानी की कमी हो रही है। और इस वजह से एग्रीकल्चरल रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल सेटिंग हो रही है ग्लोबली। सारे ही देश चाह रहे हैं कि अब किस तरह से जो हम
वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं उसको कैसे एक बारी दोबारा तिबारा चुबारा वापस यूज़ में लाएं, ताकि आने वाले टाइम पे जो पानी की कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो सके। तो अब ये सोच कैसे आई, जैसा कि आपने पूछा, हमारे इस प्रक्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, पहले यहाँ से कृषि कुंज कॉलोनी का वेस्ट वाटर निकल के जाता था, ये उसका रास्ता था, और ये सीधा वेस्ट वाटर निकल के लोहा मंडी ड्रेन में मिक्स हो जाता था, जो कि जाके नजफगढ़ से मिलती थी और नजफगढ़ जाके यमुना से मिलती थी। तो हमारे पास पानी तो निकासी हो रही थी यहाँ से, तकरीबन 2.2 मिलियन लीटर एक दिन में ये पानी यहाँ से बह के निकल जाता था। एक तरफ तो 2.2 मिलियन लीटर गंदा पानी यहाँ से एक बगल में से निकल के बह के जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे फार्म के अंदर हमारे पास 520 मिलियन लीटर जो पानी है, 520 मिलियन लीटर जो हमारा पानी है उसकी कमी थी। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे फार्म में देखिए कोई भी, इससे पहले हमारा 1940 में ये फार्म बना, 1940 से लेकर अब तक 70 सालों में हमारे पास कोई सरफेस वाटर सोर्स नहीं था। हम पूरी खेती यहाँ पर ग्राउंड वाटर से ही कर रहे थे, जो कि हाल देश का भी है। देश में भी सारी खेती ज़्यादातर ग्राउंड वाटर इरीगेटेड है। तो इसके रहते क्या होने लगा कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि सरफेस वाटर सोर्स नहीं था, कॉलोनियाँ भी आसपास बहुत सारी बन गई, जनसंख्या भी बढ़ गई, पहले कम लोग होते थे, अब धीरे धीरे ग्राउंड वाटर नीचे नीचे जाने लगा। सो जहाँ हम पहले 5 मीटर पे थे 1940 में, अब 21 मीटर पे हो गए। तो अब हमें इस वजह से एक साल के अंदर तकरीबन 520 मिलियन लीटर पानी की कमी होने लग गई। ये पानी की कमी को दूर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक आधुनिक तकनीक को का आविष्कार करें, जिसके रहते कि हम एक वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इरिगेशन के लिए काम में ला सकें। इसके लिए हमने निर्मित आर्द्र भूमि आधारित तकनीक का निर्धारण किया। इस तकनीक में 3 चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, मीडिया होता है जिसे हम सॉइल भी कह सकते हैं, ग्रेवल भी कह सकते हैं, सूरज की रोशनी होती है, और जो नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी सीवेज वाटर के अंदर होते ही हैं उनका हम यूज़ करते हैं। इस तकनीक की अगर मैं भिन्नता बताऊँ एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें ना तो हम ऊपर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, इनॉकुलेंट्स कुछ नहीं डालते, ना हम इनमें केमिकल्स डाल के ट्रीटमेंट करते हैं, ना हम इसके अंदर एरेटर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस प्लांट को एनर्जी की केवल 1% नीड है, 99% इसमें एनर्जी का बचाव होता है। निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से बताया कि ये पानी गंदा रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पानी आ रहा है उसमें जो भारी जो तत्व हैं, निश्चित तौर पर उसमें धातु भी है, उसमें ग्रीस भी है। क्या उसके लिए आप ये नहीं समझते कि जो रसायनों का प्रयोग है वो भी किया जाएगा और वो पुनः एक तरीके से प्रभावित करेगा? नहीं, इसके लिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, रसायनों से आप कर सकते हैं, वो एक तरीका है। ये नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें सृष्टि में अपना एक नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसे वो अपने आप को क्योर कर सकती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किडनीज होती हैं, ये जो आर्द्र भूमियाँ हमने दिखाई हैं ये किडनी ऑफ मदर अर्थ है। अब आने वाले युग में अर्बनाइजेशन करते करते हमने सारी आर्द्र भूमियों को ख़त्म कर दिया है और हम कह रहे हैं कि माँ तू बीमार क्यों हो गई। तो दिस इज़ लाइक रिवाइविंग द किडनीज ऑफ मदर अर्थ। तो ये जो ट्रीटमेंट सेल्स हैं, ये जो आर्द्र भूमियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये किडनीज़ का काम करती हैं, प्यूरीफायर्स हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जो ऑर्गेनिक जो आप बात कर रहे हैं, ग्रीस होती है या जो भी और कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जब ये सूक्ष्म जीव को अपना अनुकूलित वातावरण मिलता है तो ये कई गुना मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जब ये कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट में। सो ये एक बड़ा ही पर्यावरण का पर्यावरण अनुकूलित तरीका है।
इस वजह से ये कर सकते। अब ये टेक्निक ना केवल ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करती है बल्कि न्यूट्रिएंट्स को भी रेमिडिएट करती है और हैवी मेटल को भी रेमिडिएट करती है, जिसको रेमिडिएट करने की हमारी कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में क्षमता आज तक नहीं है। मोटी बात ये भी आती है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो पहली बात ये है कि हमने किन किन फसलों में इसका प्रयोग किया है और उन फसलों में प्रयोग करने के बाद इसके क्या परिणाम रहे। हमने इस पानी का कंटिन्यूसली 5 साल तक राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया और उस लैंड पे किया जहाँ पर पहले वेस्ट वाटर की इरिगेशन हुआ करती थी। तो ना केवल उसकी सॉइल एक्सेसिवली कंटामिनेटेड थी बट वो पानी खुद भी प्रदूषित था। तो हमने जब फूड ग्रेन की जांच की ट्रीटेड वाटर से और अनट्रीटेड वाटर के कंटिन्यूस 5 साल के उपयोग के बाद, तो हमने ये जाना कि ना केवल इस पानी से हमारी मिट्टी की सफाई हुई, उसमें ना केवल सॉल्ट्स कम हुए, उसमें हैवी मेटल्स कम हुए, बल्कि फूड ग्रेन कंटामिनेशन भी 40 to 55% कम हुई। सो इसकी वजह से कंज्यूमर हेल्थ हज़ार्ड भी कम हुआ। विशिष्ट तकनीक से निर्मित इस विशाल जल संयंत्र का परिणाम है शोधित अपार जल संपदा, जो वर्तमान में संस्थान में 330 एकड़ क्षेत्र को सिंचित करती है। फिर भी खाली नहीं होती। बात यहीं तक नहीं ठहरती, ऐसे कई अन्य जल संग्रहण क्षेत्र बनाए जाने की योजना है ताकि जन जन लाभान्वित हो। एक बात ये भी सामने आती है कि जब हमने इसका प्रयोग किया तो निश्चित तौर पर एक सोच ये भी पैदा होती है कि हम इसका भंडारण करें, और ये जो पानी का भंडारण किया जा रहा है उस भंडारण की जो आपने वर्तमान में भंडारण किया है उसकी क्या क्षमता है, और इस तरीके के क्या कोई पॉइंट्स और भी बनाने का योजना है आपकी? इसकी आज की डेट में भंडारण क्षमता है इसकी है 4.2 मिलियन लीटर्स अ डे, जबकि इस प्लांट का ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 2.2 मिलियन लीटर्स अ डे। तो लेकिन ये स्टोर कर सकता है 4.2 मिलियन लीटर्स टोटल। अब और इससे जो इरिगेशन पोटेंशियल है इसका 132 हेक्टेयर ऑफ आयरी फार्मलैंड को ये इरिगेट कर सकता है। कई लोग यहाँ से इंस्पायर होके यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है ये टेक्नोलॉजी। अभी कुछ ही दिन पहले यूएस बेंगलोर वाले आए थे और वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। इक्रीसेट में भी ये होने जा रही है अब, और कई लोगों का है और एनजीओज भी कई इसको बना रहे हैं। कुछ खास है इस संयंत्र में, कुछ बात है इस शोधन प्रणाली में। पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाए इस प्रणाली में रसायनों का प्रयोग नहीं है, कतई नहीं है। अन्य की अपेक्षा इस शोधन प्रणाली का खर्चा आधा है। कोई कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता नहीं, उस पर ऊर्जा की आवश्यकता मात्र 1%। कोई अपनाए तो लाभ पाए, तभी तो कैश फ्रॉम ट्रेस कहा जा रहा है। यानी कचरे से कमाई तो फिर देर क्यों भाई। तो देखा आपने कि किस तरीके से पानी का शोधन हुआ और ये पानी इस लायक हुआ कि उसने कम से कम पूसा संस्थान की सभी फसलों को पानी पहुंचा करके अच्छी उत्पादकता ली। अब जो पानी बगल से ही व्यर्थ होता हुआ जा रहा था उसको शोधित किया। इस दिशा में इस संस्थान की सोच ये भी है कि और प्रशिक्षण कार्य करेंगे ताकि लोग इस बात को समझ सकें और अधिक से अधिक लोग इस संख्या में आगे आ सकें, ताकि न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य शहरों में भी, अन्य स्थानों पर भी जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको एक तरीके से शोधित किया जाए और उसको खेती योग्य बनाया जाए। लेकिन मोटी बात आप ये समझ लें कि इस समय स्थिति ये है कि हमारे पास पानी है नहीं और एक जल क्रांति होने वाली है आने वाले दिनों में। मौसम रूठा हुआ है, मानसून रूठा हुआ है। ऐसे में पानी की बचत तो कीजिए ही, साथ साथ ये भी कीजिए कि सहकारिता स्तर पर जो आप पानी की सिंचाई करते हैं उसको आपस में मिलजुल कर करिए। पानी को व्यर्थ मत करिए, पानी का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, क्योंकि पानी ही जीवन है। जीवन क्या है? हर वस्तु, हर जीव, हर वनस्पति इसी पानी से पनपनी है। यहाँ तक कि हमारे खेतों में जो बाहर आएगी वो भी पानी से ही आएगी। तो फिर पानी से भला क्या दुश्मनी। पानी को बचाइए, पानी को प्रदूषित होने से बचाइए और पानी को सही उपयोग करिए। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।